उसमें क्रिप्टोग्राफी तक। फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ। तो ये दो मॉड्यूल्स बचे हुए हैं सीएच के अंदर, एंड दोनों थियोरेटिकली हैं, ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल उसके अंदर है नहीं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मॉड्यूल नंबर 18 के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। मॉड्यूल नंबर 18 जो आपका रह गया था, IoT एंड OT। अब ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IoT OT होती क्या है, उसके बाद उनके ऊपर हैकिंग किस तरीके से की जा रही है इस समय, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं IoT एंड OT के अंदर, वो आपको समझना जरूरी है। तो IoT एंड OT दोनों के बारे में पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं, उसके बाद फिर उनके वल्नरेबिलिटीज और उनके हैकिंग मेथोडोलॉजी पे बात करेंगे। सबसे पहले IoT के बारे में बात करते हैं। IoT की फुल फॉर्म सभी को पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी डिवाइसेस जो आप देखते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। आजकल बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस आ रही हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, जैसे कि आपका वेब कैम्स होते हैं आपके पास अवेलेबल, कैमराज होते हैं, रूम कैमरा वगैरह हो गया। इसके अलावा आपका जो स्मार्ट वॉच होती है, स्मार्ट स्पीकर है, स्मार्ट टेलीविजन है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट सेंसर, लाइट, ये सब कुछ जो आजकल अवेलेबल है वो सब किससे कंट्रोल हो रहा होता है, नेटवर्क के थ्रू। तो वो सारी डिवाइसेस क्या हैं, IoT डिवाइसेस हैं। एंड अटैकर का टारगेट ये डिवाइसेस इसलिए होती हैं क्योंकि इन डिवाइसेस को इतना सिक्योरली डेवलप नहीं किया जाता है। जब ये डिवाइसेस बनाई जाती हैं तो उनको सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे यूजर को, यूजर के लिए यूज करना उस डिवाइस को इजी हो। और आपको मैंने बताया था कि अगर आप इजीनेस की तरफ जाओगे, आप फॉर एग्जांपल आप कोई चीज देख रहे हो जो बहुत ज्यादा इजी है, आप उसकी फंक्शनैलिटीज पे फोकस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप किससे दूर चले जाते हो, सिक्योरिटी से। अगर आप यहाँ पर इसकी तरफ बात कर रहे हो तो आप सिक्योरिटी, मतलब अगर आप इसे ईज ऑफ यूज और फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाते हैं। एंड अगर आप सिक्योरिटी से दूर रहोगे तो आपके डिवाइसेस जो हैं वो अटैक हो सकता है उनके ऊपर किसी भी तरीके से। ठीक है। तो जितने भी IoT डिवाइसेस आजकल आपके सामने अवेलेबल हैं वो सिर्फ बनाए जाते हैं इजीनेस के लिए और फंक्शनैलिटीज के लिए, कि यूजर को जितना ज्यादा वो फंक्शनैलिटी दे सके। एक ही डिवाइस में बहुत सारी चीजें डाल देना, और उस डिवाइस को कितना इजी है यूज करना, उस चीज के ऊपर कस्टमर उस डिवाइस को परचेज करता है। ठीक है। लेकिन कस्टमर ये सोच के परचेज नहीं करता है अभी तक कि उसको सिक्योरिटी भी चाहिए पड़ेगी उन डिवाइसेस के लिए। ठीक है। तो इसीलिए IoT डिवाइसेस को के ऊपर अटैक्स किया जाता है, और अटैकर का टारगेट होता है उन IoT डिवाइसेस को कंट्रोल करना। उनके अगर वो वायरलेस से कनेक्टेड हैं तो उनके सिग्नल्स को कैप्चर करके उनको रिप्ले करना। इस तरीके के बहुत सारे अटैक्स हैं जो IoT डिवाइसेस के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। अब IoT के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको समझना जरूरी है। कंपोनेंट्स ऑफ IoT क्या होते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट है सेंसर। बिना सेंसर्स के IoT डिवाइसेस काम नहीं करते हैं। जितने भी IoT डिवाइसेस होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, सेंसर्स पे। उन पे इस तरीके के एम्बेडेड चिप्स लगी होती हैं जो कि डेटा कलेक्ट करती है आपके इन्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्मार्ट वॉच है, उसके अंदर एक सेंसर के स्टेप्स मॉनिटर कर रहा है, आपके स्टेप्स काउंट कर रहा है। उसी वॉच में एक और सेंसर लगा हुआ स्पीड को मॉनिटर कर रहा है। एक और हो सकता है जो आपके टेम्परेचर पढ़ रहा है, आपके टेम्परेचर को रीड कर रहा है। इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं। अगर आप किसी रूम के अंदर जाते हो तो वहाँ की लाइट जल जाती है ऑटोमेटिकली। वो तब पॉसिबल है जब आप ऐसे सेंसर्स आपने लगा रखे हैं जो कि नेटवर्क से कनेक्ट तब होते हैं, मतलब नेटवर्क से कनेक्टेड होते ही होते हैं, और वो आपके आने जाने वाले मूवमेंट्स को सेंस करते हैं। ठीक है। डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेफ्रिजरेटर बहुत देर तक ओपन छोड़ दिया, सो गेट ओपन छोड़ दिया, आजकल जो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं उसमें क्या है कि अगर आपने रेफ्रिजरेटर का गेट ओपन छोड़ दिया बहुत देर तक, 2 से 3 मिनट तक, तो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका रेफ्रिजरेटर का गेट 2 मिनट से ओपन है, उसको आप बंद करिए जाके। तो आप जाके उसको बंद करेंगे। तो ये IoT डिवाइसेस इन सेंसर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है और फिर डिसीजन भी ले सकता है कि उसे क्या करना है अगर ऐसा होता है तो। ठीक है। आपने आपकी हार्ट रेट फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा लो चली गई तो वो आपको इंटीमेट करेगा कि आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट है या स्लो है। ठीक है। तो इस तरीके के सेंसर्स लगे होते हैं आपके IoT डिवाइसेस में जो डेटा कलेक्ट करते हैं
सेंस करते हैं आपके इन्वायरमेंट से। और बिना सेंसर्स के आईओटी डिवाइसेस नहीं होती है। सेकंड कंपोनेंट जो आईओटी डिवाइसेस में मिलेगा आपको, वो है क्लाउड स्टोरेज। आपको कंपोनेंट आईओटी डिवाइसेस के साथ क्या मिल सकता है? क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज का मतलब है, मतलब जरूरी नहीं क्लाउड पे ही हो, कभी कभी कुछ कुछ आईओटी डिवाइसेस में मेमोरी कार्ड भी लगा हुआ होता है जो डेटा कलेक्ट करता है उस मेमोरी कार्ड के अंदर। बट मैक्सिमम जो आईओटी डिवाइसेस अब आ रही हैं वो डेटा कहाँ कलेक्ट करती हैं? क्लाउड पे। जैसे कैमरा है, कैमरा अगर हर दिन की रिकॉर्डिंग उसी मेमोरी में स्टोर करेगा तो वो कंज्यूम हो जाएगी कभी ना कभी। तो वो क्या करता है, वो आपको जब जिससे आप परचेज करोगे अपना कैमरा, स्मार्ट कैमरा, तो वो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। वो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए आपके डेटा को क्लाउड पर स्टोर करके रखता है, जहां पर डेटा आप कभी भी उस पर एक्सेस कर सकते हो और वो कुछ टाइम तक ही डेटा रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका, आप बोलो कि मुझे 2 महीने पहले का डेटा देखना है, वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। परमानेंट क्या? सेव। देखो, हो भी सकता है अगर आपने उस हिसाब से सर्विस ली है, क्योंकि उनको पे करना पड़ता है क्लाउड को। जैसे आपको गूगल ड्राइव मिलता है, गूगल ड्राइव में 15 जीबी तो यूज करना फ्री है। उसके ऊपर जैसे ही आप जाते हो तो आपको पे करना पड़ता है। तो वैसे ही जो भी ये क्लाउड सर्विसेज ले रहे होंगे उनको कुछ फ्री में मिल रहा होगा स्टोरेज। अगर वो चाहते हैं कि जो क्लाइंट है वो मतलब उस हिसाब से पे करे कि जैसे ही उसका डेटा इंक्रीज हो जाए, मतलब जितना ज्यादा वो डेटा यूज कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है, उस हिसाब से वो पे भी करे, तो वो आपसे फिर रेगुलरली चार्ज करेंगे उसका। ठीक है। अदरवाइज वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपको सिर्फ लास्ट 30 डेज का डेटा आप देख सकते हो, उससे पुराना डेटा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जितना स्पेस वो 30 डेज का डेटा ले सकता होगा उतना स्पेस वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद वो बोलेंगे कि अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप हमारा दूसरा कोई प्लान परचेज कर सकते हो या कुछ और। तो इस तरीके की क्लाउड सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है आईओटी, क्योंकि आईओटी सेंसर्स के थ्रू डेटा सेंस तो करता ही करता है, उसको कलेक्ट भी करता है। ठीक है। उसके पास ये स्टोरेज, ये डेटा होगा कि आपका किस दिन आपके बॉडी टेम्परेचर कितना था, किस दिन आपकी हार्ट रेट कितनी थी, किस दिन फ्रिज को कितनी देर तक ओपन रखा गया, कितने बार उसको ओपन किया गया, लाइट्स कब जली कब ऑफ हुई, इस तरीके का डेटा आईओटी डिवाइसेस स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। तो वो स्टोर कहाँ पे कर रहे होते हैं सारा डेटा? क्लाउड पे। जिसको एक्सेस या डेटा को एक्सेस करने के लिए या फिर आईओटी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए आप थर्ड कंपोनेंट की बात करते हो, वो होता है मोबाइल या वेब एप्लीकेशन। तो थर्ड कंपोनेंट क्या होता है आईओटी डिवाइसेस के साथ, कि उसका या तो मोबाइल एप्लीकेशन होता है या फिर वेब एप्लीकेशन होती है, वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप उसको कंट्रोल करते हैं। आपने जितनी भी आईओटी डिवाइसेस देखी हैं, स्मार्टफोन आते हैं, सॉरी स्मार्ट वॉचेस आती है, स्मार्ट कैमरे आते हैं, उन सभी के साथ एक ऐप आता है। वो ऐप को आपको अपने एंड्रॉयड आईओएस में डाउनलोड करना पड़ता है, ताकि वो आपको ये बता सके कि वो ऐप के थ्रू आप उस एप्लीकेशन को, उस आईओटी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, उसको स्टार्ट कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो, डेटा देख सकते हो अपना। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन किस में करती है? क्लाउड से डेटा को एक्सेस करने के लिए। आपका सारा डेटा क्लाउड में होता है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन डेटा को कंट्रोल भी, मतलब डिवाइस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, ऑन ऑफ करने में हेल्प करती है, साथ साथ डेटा को एक्सेस करने में भी हेल्प करती है। एंड लास्ट कंपोनेंट जो आईओटी डिवाइसेस में अवेलेबल है वो होता है गेटवे। इसको आईओटी गेटवे बोलते हैं। आईओटी गेटवे क्या होता है? जैसे नेटवर्क में हमारे पास एक गेटवे होता है जो नेटवर्क के अंदर और बाहर जाने का रास्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेटवर्क में एक राउटर लगा हुआ है, वो नेटवर्क में क्या कहलाता है? आपका डिफॉल्ट गेटवे। तो वैसे ही आईओटी जब आप सेटअप करते हो, आईओटी मान के चलो, ये तब गेटवे आपको तब मिलता है ज्यादातर जब आप एक ही कंपनी की बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे आईओटी कंपोनेंट्स आप घर में सेटअप करते हो, जिसको बोलते हैं स्मार्ट होम। जो स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है, वहां पर आप एक ही कंपनी के बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ लगाते हो। आप उसी कंपनी का स्मार्ट लाइट यूज कर रहोगे, उसी के स्मार्ट स्पीकर, उसी का स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट फैन जिनको आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, स्मार्ट टीवी जिनको आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। तो वो सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए वो कंपनी क्या करके जाएगी, आपके घर पे गेटवे सेटअप करके जाएगी, जो आपके राउटर से कनेक्ट होगा। ये गेटवे नॉर्मली आपके स्विच की तरह काम करता है। उन आईओटी डिवाइसेस को वायरलेसली या वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करके रखेगा, ताकि आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो जब भी डेटा शेयर करें, वो सारा डेटा किसके थ्रू शेयर होगा फिर? गेटवे के थ्रू।
पहले आपके IoT डिवाइसेस गेटवे को डेटा देंगी, फिर गेटवे उसको राउटर तक पहुंचाएगा और फिर उसको क्लाउड तक लेके जाना है, जहां भी लेके जाना है वहां से लेके आएगा। ठीक है। तो गेटवे का यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ गेटवेज ऐसे होते हैं जिससे आपका मोबाइल भी कनेक्ट होना चाहिए और तभी आप इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। अदरवाइज कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर गेटवे वगैरह की जरूरत नहीं होती है, आपका मोबाइल किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो, आप इन लाइट्स को, इन डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान के चलो आप यहाँ पर हो, आपके घर में स्मार्ट लाइट लगा हुआ है, आपने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाला जिसमें आपके पास ऑप्शन है ऑन ऑफ करने का लाइट को, तो आप यहाँ बैठे बैठे अपने घर की लाइट को ऑन कर सकते हो। कुछ ऐसे होते हैं जो तभी काम करेगी जब आपकी डिवाइस और आपका लाइट, मतलब आपकी जो IoT डिवाइस है और आपका फोन दोनों एक ही नेटवर्क में हो, तभी काम करेगी। तो सेम नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट और डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट, सेम नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट तब काम करेगा जब IoT गेटवे ना भी हो, तब भी काम करेगा। बट अगर गेटवे है तो आप उसको बाहर से भी कंट्रोल कर सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि गेटवे के थ्रू आपको एक पब्लिक IP मिला होगा। अगर आपके नेटवर्क में एक पब्लिक सेट, तो आप अपनी चीजों को बाहर से कंट्रोल कर सकते हो ना। अगर नहीं है पब्लिक IP सेटअप, तो मुझे इस नेटवर्क के अंदर आना पड़ेगा, डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाऊंगा। तो गेटवे का है तो आप अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो, उसका डेटा बाहर से भी मॉनिटर कर सकते हो। लाइट को स्टार्ट करना है, फैन को स्टार्ट करना है, AC को स्टार्ट बाहर से भी कर सकते हो ये चीजें। ठीक है। बट अगर वगैरह सेटअप नहीं कर रखा है तो ये चीजें फिर आपको करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? गेटवे। ये चार कंपोनेंट्स IoT के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना। सेंसर, क्लाउड, मोबाइल, डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराना जाना, और प्लस डिवाइसेस को बाहर से करता है, किसी भी नेटवर्क से भी कंट्रोल करने। नेक्स्ट, IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स। IoT डिवाइसेस कम्युनिकेट कैसे करते हैं, किन किन तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? डिवाइस, सेकेंड है डिवाइस टू गेटवे मॉडल। इस तरीके से लिख लीजिए। डिवाइस टू डिवाइस मॉडल का मतलब क्या है कि आपका एक IoT डिवाइस दूसरे IoT डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, डेटा शेयर कर सकता है। ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपका एक IoT डिवाइस है जो आपका टेम्परेचर कैप्चर कर रहा है। उसने आपके AC को या आपके फैन को बता दिया कि आपको गर्मी लग रही है, तो फैन का स्पीड तेज कर देगा। अगर आपको ठंड लग रही है तो फैन की स्पीड या AC का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। राइट। ठंड लग रही होगी तो AC का टेम्परेचर बढ़ा देगा वो, गर्मी लगने लगे। और अगर गर्मी लग रही है तो AC का टेम्परेचर कम कर देगा। तो इस तरीके के मॉडल्स आपके पास नेटवर्क में हो सकते हैं। एक IoT डिवाइस दूसरे IoT डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रही है, उसको कमांड कर रही है, कंट्रोल कर रही है कि आपका इस डिवाइस के डेटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसीजन लो, यहाँ पर आप एक्शन परफॉर्म। तो वो किसके थ्रू किया जाता है? डिवाइस टू डिवाइस मॉडल। डिवाइस टू गेटवे मॉडल का मतलब है कि आपका IoT डिवाइस गेटवे के थ्रू भी कम्युनिकेट करता है। उसे अगर इंटरनेट पे जाना होता है, कहीं पर भी एक्सेस करना है, तो वो कहाँ से जाएगा? गेटवे के थ्रू। इवन जब आपको बाहर से अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, तब भी आपको डिवाइस टू गेटवे मॉडल को यूज करना पड़ेगा। बिना इसके आप डिवाइसेस को बाहर से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। थर्ड भी सिंपल है, आपका जो डिवाइसेस है वो क्लाउड से भी कम्युनिकेट करता है। आपके डिवाइसेस कम्युनिकेशन करता है क्लाउड से भी, ताकि आपका डेटा एक्सेस कर पाए, मतलब स्टोर कर पाए, और जब उसको एक्सेस करना है तो एक्सेस भी कर पाए। तो आपके IoT डिवाइसेस क्लाउड के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब लास्ट वाला समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डिवाइस टू बैक एंड सर्विस मॉडल। यहाँ पर आपका डेटा क्लाउड पे तो होता ही है। मान के चलो आपका एक IoT डिवाइस है, उसका डेटा आपने कहीं किसी क्लाउड पर, मान के चलो गूगल या Amazon के क्लाउड पर आपने सेव कर रखा है डेटा।
अभी जो पब्लिक सर्वर है, डेटा सेंटर में आपका डेटा पड़ा हुआ है अमेजोन के या गूगल के, यहाँ से आपका डेटा आप आपकी परमिशन के साथ किसी और को शेयर कर सकते हो। आप यहाँ पर किसी और बैकएंड सर्विस को अपना डेटा शेयर कर सकते हो। ये एक शेयरिंग मॉडल होता है। शेयरिंग मॉडल का मतलब क्या है? यहाँ पर आपका डेटा कोई और सर्विस, कोई और एप्लीकेशन, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है आपके परमिशन के साथ। ठीक है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान के चलो आपका आपके किसी आईओटी डिवाइस ने आपका हेल्थ का डेटा कलेक्ट किया। वो हेल्थ वाला जो डेटा है वो आप किसी ऐप को सेंड कर सकते हो परमिशन के साथ। आप अलाउ कर सकते हो कि कोई ऐप आपका वो डेटा एक्सेस कर ले। जैसे आरोग्य सेतु ऐप था। आरोग्य सेतु ऐप मान के चलो कि वो आपके स्मार्ट वॉच या स्मार्ट जो भी ऐसा कोई डिवाइस जो आपका हेल्थ से रिलेटेड चीजें मॉनिटर कर रहा है, आपका टेम्परेचर कितना है, आपका हार्ट रेट कितना है, ये चीजें मॉनिटर करके आरोग्य सेतु जैसे ऐप को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। तो वहां पर आपका आईओटी डिवाइस मान लो किसी भी कंपनी का है, जैसे फिलिप्स का है या किसी का भी है, वो डेटा शेयर कर रहा है किसके साथ? आरोग्य सेतु के साथ, किसी बैकएंड थर्ड पार्टी सर्विस के साथ। तो यहाँ पर किस तरीके का मॉडल यूज किया जाता है? डिवाइस टू बैकएंड सर्विस मॉडल। ठीक है। तो यहाँ पर ये डेटा को शेयर करने के लिए, आप किसी थर्ड पार्टी को डेटा शेयर करने के लिए इस मॉडल को यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपका डेटा जो क्लाउड में होता है वो किसी और को भी शेयर किया जाता है, बट आपके परमिशन के साथ, बिना परमिशन के नहीं। समझ आया? तो ये अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन है जो आईओटी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। क्योंकि ये कम्युनिकेशन समझना आपके लिए जरूरी है। आपको तभी समझ आएगा कि वल्नरेबिलिटीज कहाँ निकलती है, किस किस जगह आप वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है। हो सकता है कि जब वो बैकएंड के साथ डेटा शेयर कर रहा हो तब वो कुछ ऐसी इनसिक्योर एपीआईज का यूज कर रहा हो जहां पर वल्नरेबिलिटीज हो। जिनकी एपीआईज जो है, एपीआईज का मतलब आप लोगों को पता है, ऐसे यूआरएल्स, ऐसे लिंक जो डेटा फेच करते हैं। ठीक है। तो क्लाउड का डेटा फेच करके वो किसी एपीआई के थ्रू किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर रहा हो। तो वो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो शायद कुछ और डेटा भी एक्सेस कर ले बिना आपके परमिशन के, अगर एपीआईज सिक्योर नहीं है तो ये मॉडल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वल्नरेबिलिटीज कहीं पर भी हो सकती है। हो सकता है कि जब आप डेटा को क्लाउड में स्टोर कर रहे हो तब आपका डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है, तो नॉन इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, तो आप उसको भी एक वल्नरेबिलिटी की तरह कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अटैकर देख सकता है कि आप क्या डेटा सेव करा रहे हो। तो अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन हैं जो यूज किए जाते हैं। और इन कम्युनिकेशन को कराने के लिए आईओटी डिवाइसेस एक बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल का यूज करता है। उस प्रोटोकॉल का नाम है MQTT। आईओटी डिवाइसेस जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन के लिए एक शॉर्ट रेंज प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। उस प्रोटोकॉल का नाम है MQTT। इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। मैसेज क्यूइंग, QU, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब ये भी क्या है, बाय डिफॉल्ट एक नॉन इंक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है जो ज्यादातर डिवाइसेस यूज करते हैं। इसको भी वो इंक्रिप्ट कर सकते हैं SSL सर्टिफिकेट्स के थ्रू। अगर आपका आईओटी डिवाइसेस किसी ऐसी कंपनी का है जो थोड़ा सिक्योरिटी फोकस्ड है, तो वो या तो मतलब इस प्रोटोकॉल को यूज करेंगी, लेकिन इसको किसके साथ यूज करेंगे? वो इंक्रिप्शन के साथ, SSL सर्टिफिकेट्स को इंक्लूड करके वो इस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जो डेटा है वो यूजर या अटैकर देख सकता है स्निफ करके उसको। राइट, क्योंकि MQTT प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्ट नहीं करती है कम्युनिकेशन को। ठीक है? तो इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? ये मैसेज को क्यू के फॉर्म में भेजता रहता है आपके डेस्टिनेशन डिवाइस के पास। मान के चलो आपका एक डिवाइस है, आईओटी डिवाइस, वो दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहा है वायरलेसली या वायर्ड कैसे भी। तो ये प्रोटोकॉल का काम है क्यू के फॉर्म में। क्यू का मतलब आप लोगों को पता है, लाइन के फॉर्म में, मतलब एक सीक्वेंस में पहला डेटा फिर दूसरा डेटा, ऐसे करके वो डेटा भेजता रहेगा। यहाँ से स्टार्ट कर रहे होगा तो ऐसे करके वो लाइन टू लाइन, क्यू टू क्यू, क्यू बाय क्यू कुछ डेटा को सेंड करता रहता है, जो आपका डेस्टिनेशन डिवाइस
रिसीव करता रहेगा। ठीक है। और इस चीज के लिए इन डिवाइसेस पे टीसीपी यूडीपी पोर्ट्स ओपन हो सकते हैं। राइट, जब डेटा वो सेंड कर रहा है और ये डेटा रिसीव कर रहा है तो कुछ ना कुछ पोर्ट्स ओपन होंगे इन डिवाइसेस में, जो डेटा को रिसीव या सेंड करने में हेल्प करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, आईओटी डिवाइसेस भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं। इनमें भी जब आप वल्नरेबिलिटीज निकालने का ट्राई करोगे तो इस पे क्या मिलेंगे, आपको पोर्ट्स मिलेंगे, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं किसी भी सर्विस के साथ। अब ये जो पोर्ट्स होते हैं वो मतलब नॉन कॉमन पोर्ट्स होंगे। ऐसे नहीं कि कॉमन पोर्ट्स आपको ओपन मिल जाए 22 21, ऐसा नहीं। इसमें जो पोर्ट्स आपको ओपन मिलेंगे वो ज्यादातर आपके 30,000 40,000 के ऊपर के पोर्ट्स ओपन मिलेंगे इस पे। ठीक है। और उन पोर्ट्स पे वो पोर्ट्स टीसीपी भी हो सकते हैं वो पोर्ट्स आपके यूडीपी भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके का डेटा ये प्रोटोकॉल्स शेयर कर रही है। ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप अ, इसकी बात करोगे, क्या बोलते हैं, आईओटी डिवाइसेस की बात करोगे, तो उनमें भी आपको एनमैप के थ्रू स्कैनिंग करनी होगी, उसके भी पोर्ट्स आइडेंटिफाई करने होंगे। पोर्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए वही आप फिर या तो टीसीपी पोर्ट्स आइडेंटिफाई करोगे या यूडीपी पोर्ट्स। ठीक है। तो आपको उनमें से कोई भी पोर्ट आपके डिवाइस में ओपन हो सकता है, तो दोनों पोर्ट्स आप चेक करिए, पता करिए क्या क्या पोर्ट ओपन है, और फिर उस पे जो प्रोटोकॉल रन कर रही है उन प्रोटोकॉल्स को और उनकी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करिए। ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको नॉर्मली बाकी नेटवर्क डिवाइस में नहीं मिलेंगी, जो आईओटी डिवाइसेस में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। जिसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो आपको इस कोर्स में बताई गई है वो है MQTT प्रोटोकॉल, जिसका डेटा स्निफ किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन के बारे में समझ आया गया, आईओटी डिवाइसेस किस तरीके से कम्युनिकेट करती हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इन आईओटी डिवाइसेस में। अब नेक्स्ट बात करते हैं आईओटी डिवाइसेस की वल्नरेबिलिटीज के बारे में। आईओटी डिवाइसेस समझ आया आपको। आपको ये भी समझ आ गया कि आईओटी डिवाइसेस नेटवर्क की डिवाइसेस की तरह ही होती हैं और उसमें भी ओपन पोर्ट्स होते हैं जिसकी वल्नरेबिलिटीज निकाल सकते हो आप सेम तरीके से। आप वर्जन वर्जन आइडेंटिफाई करिए, फिर वर्जन की वल्नरेबिलिटी निकालने के लिए आप एनुमरेशन करिए, देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं क्या नहीं। तो बात करते हैं कि आईओटी डिवाइसेस में वल्नरेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला तो है कि आप अगर ऐसी आईओटी डिवाइसेस आपने ली हैं जो कि इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स को यूज करती हैं, ऐसी प्रोटोकॉल्स जो कि इनसिक्योर हैं, जिनको यूज करना नहीं चाहिए बट उनको तब भी यूज कर रही है। और इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स में ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंक्रिप्शन का। ऐसी प्रोटोकॉल्स जो डेटा इंक्रिप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि आईओटी डिवाइसेस भी डेटा पर काम करते हैं, इनका भी मेन काम होता है डेटा को शेयर करना, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिट करना। और वो ट्रांसमिशन के लिए अगर ये इंक्रिप्शन का यूज नहीं करेंगे तो आपकी प्रोटोकॉल्स क्या हो जाएंगी, इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स होंगी, जो कि किसी भी तरीके से जिनको यूज करना फायदेमंद नहीं है। तो आईओटी डिवाइसेस में अगर इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स यूज हो रही हैं तो आप स्निफिंग के थ्रू वो डेटा कैप्चर करके उस डेटा में से जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। सेकंड है वल्नरेबल कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती हैं आईओटी डिवाइसेस में, और सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज सर्विस बेस्ड भी हो सकती हैं, जैसे हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज या सर्विस बेस्ड वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबल कंपोनेंट्स जिसमें से हार्डवेयर या फिर सर्विस बेस्ड वल्नरेबिलिटीज आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे कंपोनेंट्स आपके आईओटी डिवाइसेस यूज कर सकते हैं जो कि वल्नरेबल हो। ठीक है। और वो तब यूज करते हैं जब आप मान के चलो आपने एक ऐसी कंपनी से आईओटी डिवाइसेस परचेज कर रहे हो जो कि लोकल है, लोकल प्रोडक्ट्स जनरेट करती है, ऐसा कुछ बहुत हाई फाई प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कॉस्ट कम करने के लिए अपने आईओटी डिवाइस को उतना मतलब सिक्योर नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम करनी होती है। ठीक है। और कॉस्ट कम करने के लिए वो ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे हार्डवेयर और ऐसे सॉफ्टवेयर ऐड कर देते हैं
जिससे आपका जो आईओटी का मतलब कंपोनेंट्स हैं वो वल्नरेबल ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उनको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता है, मिसकॉन्फ़िगर रखा जाता है, क्योंकि जिन हार्डवेयर में इसमें एम्बेडेड सिस्टम्स यूज होते हैं, चिप्स यूज होती हैं। अगर आपने जैसे रेस्पबेरी पाई वगैरह देखा हो तो उसमें चिप होती है। जैसे आपका ये अडेप्टर होता है, इसको जब कभी ओपन करके देखोगे ना तो उसमें चिप्स होती हैं। वो ब्रेड बोर्ड के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिसमें वो अलग अलग इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं। तो उसकी उन सर्किट्स की ना हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिसको भी अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। आईओटी डिवाइसेस में सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता, हार्डवेयर के भी कंपोनेंट्स की वल्नरेबिलिटीज होती हैं। अगर आपने वल्नरेबल कंपोनेंट्स लगा रखे हैं तो उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए अटैकर फिर हार्डवेयर कंपोनेंट्स का यूज करता है, वो वायर्स का यूज करता है कोई चीज को बाईपास करने के लिए। जैसे इन हार्डवेयर चिप्स में ना सिक्योरिटी के अलग से मॉड्यूल लगाए जाते हैं, उन मॉड्यूल्स को बाईपास किया जा सकता है। आप उनमें वायर कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी के स्पेसिफिक वोल्टेज उनको प्रोवाइड किया जाता है जिससे वो कंपोनेंट काम करना बंद कर जाता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, बट उसके लिए आपके पास भी हार्डवेयर डिवाइसेस होने चाहिए और वो डिवाइस आपके हाथ में होनी चाहिए जिसकी वल्नरेबिलिटी आप निकाल रहे हो। रिमोटली तो ये नहीं कर सकते आप काम। इस केस में आपके पास वो हार्डवेयर कंपोनेंट होना चाहिए, और आपके पास भी ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हार्डवेयर के इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपके फॉल्ट जनरेट करते हैं डिवाइसेस के अंदर, उन वो सारे कंपोनेंट्स आपके पास भी होने चाहिए। क्या करती है? हाँ, कर सकते हो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स ये केवल एमबीटी जनरेट करते हैं। जैसे आपने रबर डकी के बारे में सुना होगा। रबर डकी सुना है? रबर डकी तो सुना होगा। रबर डकी एक हार्डवेयर डिवाइस आती है जो कि आपके लैपटॉप पे जब आप कनेक्ट करोगे तो वो एज अ हार्डवेयर काम करती है। वो जैसे नॉर्मली आप कोई भी पेन ड्राइव लगाते हो तो आपका सिस्टम उसको स्टोरेज डिवाइस समझता है ना, स्टोरेज की तरह कंसिडर करता है। बट जब आप अपने सिस्टम में एक रबर डकी इंजेक्ट करते हो, वो दिखती पेन ड्राइव की तरह है, यूएसबी की तरह होती है, बट जैसे आप उसको कनेक्ट करते हो तो उसको एक हार्डवेयर कंपोनेंट की तरह समझता है वो। उसको समझता है कि वो आपका कीबोर्ड है, माउस है, इस तरीके की डिवाइस समझता है, ना कि उसको एक स्टोरेज डिवाइस समझता है। और उस रबर डकी के अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी होती है, हार्डवेयर स्क्रिप्ट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली रन करती है जैसे ही आप वो पेन ड्राइव को इंजेक्ट करते हो अपने सिस्टम पे। अब उस स्क्रिप्ट में कुछ भी लिखा हो सकता है। उसमें ऐसे कुछ कोड लिखा हो सकता है जो आपके हार्डवेयर को डिसेबल कर दे, किसी चीज को डिसेबल कर दे, कैमरा डिसेबल कर दे। या ऐसा भी कोड हो सकता है जो आपके ब्राउजर को ओपन करके कोई फाइल डाउनलोड कर दे। ऐसा भी कोड हो सकता है जो आपके सिस्टम में एक नया यूजर बना दे जो आपको पता ही ना हो, एक बैकडोर बना दे, आपको पता ही ना चले। तो वो चीजें आपका सिस्टम भी ट्रस्ट करके इसलिए रन करता है क्योंकि उसे लगता है कि आपका जो डिवाइस आपने लगाया है वो एक सेकेंडरी डिवाइस नहीं है, उसको स्कैन नहीं करता फिर वो, क्योंकि आपका जो एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ स्टोरेज डिवाइस को स्कैन करते हैं। वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स वगैरह को स्कैन नहीं करते हैं, वो रबर डकीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इतना इजीली अगर आपके पास कोई एडवांस्ड ईडीआर सॉल्यूशन ना हो तो ऐसे आते हैं, बट इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है। आपको या तो बनाना पड़ेगा अगर आपके पास हार्डवेयर की नॉलेज है तो। आईओटी कंपोनेंट्स बनाने की अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज इंडिया में ये रबर डकीज वगैरह नहीं मिलती हैं, बाहर मिल सकती है आपको। तो वो रबर डकी में आपको कोड लिखना पड़ता है, कोड लिख के आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं, बट मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि वल्नरेबिलिटीज हार्डवेयर में भी हो सकती हैं और सर्विस बेस्ड या सॉफ्टवेयर बेस्ड वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती हैं जो आपके आईओटी डिवाइस को वल्नरेबल बनाती है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तरफ बात करते हैं, वो है कि दो चीजें होती हैं यहाँ पे अपडेट से रिलेटेड। या तो जो वेंडर है, वेंडर मतलब जो कंपनी है जिसने आपका आईओटी डिवाइस बनाया है, वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स नहीं प्रोवाइड करती है। मान के चलो कोई वल्नरेबिलिटी आई किसी सर्विस की या किसी हार्डवेयर की, और जो आपका आईओटी का वेंडर था उसने उसका कोई अपडेट आपको प्रोवाइड नहीं करा, तो ये क्या हो जाएगी? ये उनकी गलती है। मतलब आपने एक ऐसे कंपनी से आईओटी डिवाइस परचेज किया है जिसकी आफ्टर सर्विसेज जीरो है, वो आपको आफ्टर सर्विसेज कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। उससे उसको इससे मतलब नहीं है कि अगर इस सॉफ्टवेयर का कोई वल्नरेबल वर्जन है अवेलेबल तो उसको अपडेट करके उसको लेटेस्ट वर्जन पे स्विच करें। ऐसा अगर वो नहीं करेंगे तो आपका जो आईओटी डिवाइस है वो हमेशा के लिए वल्नरेबल रहेगा। और आईओटी डिवाइसेस में यही सबसे बड़ी वीकनेस भी होती है कि
आपको आपके पास कोई ऐसा आईओटी डिवाइस होगा जो सालों सालों आपके पास अवेलेबल है और उसमें एक वल्नरेबिलिटी है जिसको अपडेट कभी करा ही नहीं गया। आपका जो वेंडर था उसने उसको अपडेट करने का सोचा ही नहीं कभी भी। ठीक है। दूसरी चीज अपडेट से रिलेटेड ये भी हो सकती है कि वेंडर ने तो अपडेट प्रोवाइड कर दिया, वो अच्छा वेंडर था, कोई अच्छी कंपनी का था, सैमसंग या सोनी या आपका आई मतलब एप्पल वगैरह, इसका कोई आईओटी डिवाइस आप यूज कर रहे थे तो उसने आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया, बट आपने उस अपडेट को इंस्टॉल नहीं करा। यूजर्स क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कितने लोग अपने आईओटी डिवाइस को अपडेट करना प्रेफर करते हैं? नहीं, उन्हें बस आईओटी डिवाइस का तब यूज पड़ता है जब उन्हें जरूरत है, और उस समय जल्दी में होते हैं तो वो अपडेट करना स्किप कर देते हैं, है ना। आपके पास टीवी है घर में, या स्पीकर्स वगैरह हैं, या कोई ईयरबड आप यूज करते हैं, तो उसको आप अपडेट नहीं करते कभी भी। क्यों नहीं करते अपडेट? क्योंकि यूज करना होता है जल्दी जल्दी में, और उनको फिर यूज करके आप भूल जाते हैं अपडेट करना। राइट, क्योंकि अपडेट करने में आपको लगता है टाइम लगेगा, 1-2 मिनट लग जाएंगे, तो उससे आप क्या करते हैं, उसको अपडेट नहीं करते हैं। बट वो अपडेट ना करना आपके लिए एक मतलब हार्मफुल हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि उसके अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो वल्नरेबिलिटी आगे जाके कभी आपको अफेक्ट करे। तो दो चीजें हैं, या तो वेंडर अपडेट नहीं प्रोवाइड करता है, या तो वो प्रोवाइड करता है बट आप उस अपडेट को इंस्टॉल नहीं करते अपने सिस्टम पे। तो कभी भी आपके पास कोई अपडेट आए किसी भी आईओटी डिवाइस का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसको आप अपडेट करिए, अदरवाइज उसमें वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी है कि आप जो आईओटी डिवाइस यूज कर रहे हो सकता है कि वो वल्नरेबल मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन यूज कर रहा हो। ऐसे भी आईओटी डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर मान के चलो आप वेबसाइट के थ्रू उस आईओटी डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हो, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, यहाँ पर आप एक मोबाइल या वेब एप्लीकेशन का यूज करते हो, कंपोनेंट में अवेलेबल है वो। तो वल्नरेबल मोबाइल या वेब एप्लीकेशन हो सकती है जो अटैकर को आपका डेटा एक्सेस करने दे या फिर आपके डिवाइस को कंट्रोल करने दे। मान के चलिए कि आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन का पासवर्ड वीक रखा है, तो अटैकर क्या कर सकता है उसको, और वो ब्रूट फोर्स करेगा अगर उसको, और आपका पासवर्ड वीक है तो वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर। और एक बार अटैक ने अगर इन डिवाइसेस को, इन कंपोनेंट्स को एक्सेस, तो वो आपके डिवाइस को, आपके आई डिवाइस को, वो आपके आईओटी डिवाइसेस को उसका डेटा एक्सेस कर सकता है जब चाहे, है ना। आपको पता है सारी चीजें जब आप इसी के थ्रू कर रहे हैं, मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के थ्रू, और अगर इसी में आप हुई तो आपके डेटा को कर सकता है। जो अटैकर है वो आपके डेटा को मोबाइल के थ्रू कंट्रोल भी कर पाएगा, उसको एक्सेस भी कर पाएगा। अगेन वल्नरेबिलिटी है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, इसके अलावा कमांड इंजेक्शन निकल जाती हैं, और अगर ऐसी वल्नरेबिलिटी निकलेंगी, एडवांटेज लेके आपके मशीन पर कमांड्स को रन करेगा। नेक्स्ट है फिजिकल थेफ्ट। आपके आईओटी डिवाइसेस बहुत छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उनको फिजिकली चुराने का भी क्या होता है, डर होता है। अटैकर्स उन डिवाइसेस को फिजिकली चुरा सकते हैं, आपके डिवाइसेस को रिप्लेस कर सकते हैं किसी रैंडम डिवाइस के साथ। जैसे एक तो हो गया फिजिकल थेफ्ट में आपके डिवाइस को चुरा के ले अटैकर, या फिर एक और अटैक आप कर सकते हैं कि अटैकर आपके डिवाइस को रिप्लेस कर देगा पोज्ड डिवाइसेस के साथ। पोस्ट मतलब मेलिशियस डिवाइसेस, रोग डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो कि मेलिशियसली अटैकर ने क्रिएट करे हैं, ऐसे डिवाइसेस के साथ आपके आईओटी को क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा।
अटैकर्स आपके ओरिजिनल डिवाइस को किसी फोर्ज्ड या मेलिशियस डिवाइस के साथ रिप्लेस कर सकता है, जिससे अगेन आपके ऊपर एक अटैक होगा। वो जो मेलिशियस डिवाइस है उसमें मालवेयर हो सकता है, वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा हो सकता है, उसमें की लॉगर हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है जो आपके ऊपर नजर रख रखा है, आपके डेटा को टाइम टू टाइम अटैकर को सेंड कर रहा होगा। इस तरीके की चीजें आईओटी डिवाइसेस में होती है। ठीक है। तो अटैकर उसको फिजिकली चुरा भी सकता है और चाहे उसको रिप्लेस कर सकता है उसी के दिखती हुई एक और डिवाइस के साथ। ठीक है। मान के चलो आपका कैमरा आपके घर के बाहर लगा हुआ है। अब आप कैमरे को रेगुलरली देखते नहीं हो, मतलब उसका डेटा वो नहीं देखते कि कैमरा की रिकॉर्डिंग क्या है क्या नहीं है। अटैकर क्या करेगा, आपके कैमरे को उतार के ले जाएगा और उसकी जगह अपना कैमरा लगा देगा। अब आपको लग रहा है कि ठीक है हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, बट वो आपका कैमरा नहीं है, वो किसी और का है। कोई और आपके ऊपर नजर रख रखा हुआ है और आप उसके ऊपर नजर रखे नहीं, मतलब उसने आपके ऊपर नजर रख रखी है एक तरीके से। तो अगर आप अपना डेटा रेगुलरली एक्सेस नहीं कर रहे हो, अपना देख नहीं रहे कैमरा में क्या है क्या नहीं है, तो वो फिजिकली उसको हटाएगा और उसकी जगह नया डिवाइस लगा के चला जाएगा, जिससे अटैकर आपके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकता है। उसको इस वाले का जो मतलब जो ओरिजिनल वाला है आपका, वो तो चला गया, वो तो लेके चला गया वो। और अब अटैकर अपना वाला लगा के चला जाएगा। उसका एक्सेस आपके पास नहीं होगा, उसका एक्सेस उसके पास होगा। तो भाई मैं बोलूँ ना, अगर आप अपना डेटा नहीं है, बार बार नहीं चेक कर रहे हो कि मेरा कैमरा लगा हुआ है, और आपको बस दिख रहा है कि हाँ कैमरा लगा हुआ है, आप उसका डेटा बार बार अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन पे या वेब एप्लीकेशन पे चेक नहीं कर रहे हो, तो अटैकर ये काम कर सकता है। ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, मतलब अटैकर हो सकता है कि अटैकर ने अगर आपका पासवर्ड निकाल लिया हो, तो वो फिर आपके कैमरे के थ्रू ही आपके कैमरे का बस पासवर्ड आपने निकाल दिया है, उसने ये वाला अटैक परफॉर्म किया जहाँ पे आपका मोबाइल ऐप या वेब पे कोई वल्नरेबिलिटी निकाल ली है। उसको बस आपके ऊपर अगर मॉनिटरिंग करना है, तो वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन को हैक करके आपका डेटा तब भी एक्सेस कर सकता है, आपकी लाइव रिकॉर्डिंग देख सकता है, आपने जो पुराना रिकॉर्डिंग कलेक्ट करी है वो देख सकता है। ठीक है। या फिर वो ये भी कर सकता है, आपके डिवाइस को रिप्लेस करके चला जाएगा किसी और डिवाइस के साथ। ठीक है। और अगर आप रेगुलरली अपना डेटा चेक नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर अटैक होगा। ठीक है। इसके अलावा डॉस अटैक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। डॉस या डीडॉस आईओटी डिवाइसेस बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं, जिनके ऊपर ये अटैक परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है अटैकर के थ्रू। अटैकर इन डिवाइसेस पे वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उतना ज़्यादा पैकेट्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से अटैकर उनके ऊपर डॉस या डीडॉस अटैक परफॉर्म करके भी उन डिवाइसेस को डाउन कर देता है। और अगर आप डिवाइसेस को डाउन कर दोगे तो उनका कुछ डेटा कलेक्ट नहीं होगा, या फिर उनमें परमानेंटली भी कोई डैमेज हो सकता है, मतलब अटैकर विक्टिम को फिर उस डिवाइस को परमानेंटली रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके के भी अटैक आपके आईओटी डिवाइसेस पे परफॉर्म किए जाते हैं, डीडॉस या डॉस अटैक्स। तो ये कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं जो आईओटी डिवाइसेस के अगेंस्ट आपको पता होनी चाहिए। इनमें वही देखो, अटैक्स और